सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की हमारी क्लास है कक्षा 7 की NCERT हिंदी वसंत भाग 2। इसके हम पहले 9 लेसन के प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा लेसन है लेसन 10 जिसका नाम है अपूर्व अनुभव, जिसकी जो लेखिका है वो है तेत्सुको कुरियानागी। फिर है पाठ 11 रहीम के दोहे और फिर है पाठ 12 कंचा, जिसके जो लेखक हैं टी पद्मा भंजी हैं। तो आज की क्लास में हम इन पाठों के जो लेखक परिचय हैं, पाठ का सार और प्रश्नोत्तर तीनों ही चीज़ों को करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। और एक निवेदन और करना चाहूँगी आपसे कि क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। का हमारा लेखिका परिचय है तेत्सुको कुरियानागी, यानी जो पाठ 10 है अपूर्व अनुभव, उसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी का जन्म 1933 में जापान देश के टोक्यो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जापान देश के टोक्यो में। इनके बचपन का नाम तोतो चान था। क्या था इनके बचपन का नाम? तोतो चान। यह एक जापानी लेखिका थी। उन्होंने उच्च शिक्षा टोक्यो कॉलेज से प्राप्त की। इनका जन्म हुआ था जापान देश के टोक्यो में और इनके बचपन का नाम था तोतो चान। ये क्या थी? एक जापानी लेखिका थी और इनकी जो उच्च शिक्षा थी वो कहाँ से हुई थी? टोक्यो कॉलेज से प्राप्त इन्होंने की थी उच्च शिक्षा। कुरियानागी पहली बार तब अधिक विख्यात हुई, यानी पहली बार ये कब विख्यात हुई? जब 1975 में उन्होंने अपना पहला दोपहर का धारावाहिक टेसुको रूम शुरू किया। कब से ये प्रसिद्ध हुई? जब इन्होंने पहला धारावाहिक, और किस टाइम पर होता था यह शुरू? दोपहर का, पहला दोपहर का धारावाहिक था टेसुको रूम। क्या नाम था इसका? टेसुको रूम। यह धारावाहिक एक प्राइवेट टीवी चैनल द्वारा शुरू किया गया था। कब प्रसिद्ध हुई कुरियानागी? जब इनका दोपहर का जो धारावाहिक था टेसुको रूम, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? एक प्राइवेट टीवी चैनल द्वारा। 1981 का वर्ष कुरियानागी के जीवन में एक अति महत्वपूर्ण वर्ष बनकर आया। कौन सा वर्ष? 1981 का वर्ष, जब उन्होंने अपनी बच्चों की किताब, कौन सी किताब? बच्चों की किताब तोतो चान द लिटिल गर्ल एट द विंडो। क्या नाम था उनकी किताब का? तोतो चान द लिटिल गर्ल एट द विंडो प्रकाशित कराई। तेत्सुको कुरियानागी की रचना अपूर्व अनुभव उनके अदम्य कौशल, रचना, भाषा शैली का अद्भुत उदाहरण है। कहाँ की रहने वाली थी? जापान देश के टोक्यो की, और इनके बचपन का नाम क्या था? तोतो चान था। इनकी शिक्षा टोक्यो कॉलेज से संपन्न हुई थी। सबसे ज़्यादा विख्यात ये कब हुई थी? जब इनका पहला धारावाहिक, जो कि दोपहर में आया था, टेसुको रूम, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? कौन सा था चैनल का नाम? प्राइवेट टीवी। और 1981 में क्या हुआ था? इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। कौन सी? तोतो चान द लिटिल गर्ल एट द विंडो। कब हुई थी ये? प्रकाशित हुई थी 1981 में, 1981 में। और तेत्सुको कुरियानागी की रचना अपूर्व अनुभव इनके अदम्य कौशल और भाषा शैली का अद्भुत उदाहरण है। अब यह जो अपूर्व अनुभव है, इसका पाठ का सार भी हम कर लेते हैं। अपूर्व अनुभव में तोतो चान तथा यासुकी चान, कौन कौन है? तोतो चान तथा यासुकी चान नामक दो बच्चों के संघर्ष की कहानी को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कौन कौन से दो बच्चों की कहानी है? तोतो चान और यासुकी चान की। तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। क्या किया था? तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। यासुकी चान को पोलियो हो गया था। क्या हो गया था? यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था, यानी उसके टांगों में पोलियो था, इसीलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोतो चान और यासुकी चान मिलकर यासुकी चान को
पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाई। तोतो चान और यासुकी चान ने मिलकर किसको पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाई थी? यासुकी चान को। उन्होंने यह बात अपने घर में अपने माता पिता को भी नहीं बताई। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि यासुकी चान के घर जा रही है। क्या झूठ बोलती है? वह बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। कौन चढ़ चुकी थी? तोतो चान। तोतो चान चाहती है कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत ही उत्साहित था। तोतो चान ने चौकीदार के छप्पर में एक सीढ़ी घसीट कर पेड़ के तने के सहारे लगा दिया। कहाँ से सीढ़ी घसीटी? उन्होंने चौकीदार के छप्पर से। उसने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहा। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया, क्योंकि उसको क्या था? पोलियो था। वह निराश हो गया। तोतो चान ने उसे तरह तरह के मुंह बनाकर हंसाया और दोबारा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहा। वह चौकीदार के छप्पर से एक तिपाई सीढ़ी ले आई। कैसी सीढ़ी लेकर आई? तिपाई सीढ़ी। अब सीढ़ी के डगमगाने का भी डर नहीं था। यानी कौन सी सीढ़ी लेके आई? वो जिसकी 3 टांगे थी। यासुकी चान ने फिर से प्रयास किया। भयंकर गर्मी के दिन में भी वे दोनों संघर्ष करते रहे। किस चीज़ का संघर्ष करते रहे? सीढ़ी पर चढ़ने का, यानी कि पेड़ पर, सीढ़ी के द्वारा पेड़ पर चढ़ने का। तोतो चान किसी भी प्रकार से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर नई नई चीज़ें दिखाना चाहती थी। वह उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास पहुंच ही गया। तभी तोतो चान को लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तब तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहा। उसने उस पेड़ को की ओर पूरी शक्ति से खींचा। किसने? जो यासुकी चान था, उसने अपने आप को पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचा। यह खतरे से भरा काम था। उन दोनों बच्चों की उस स्थिति को देखकर कोई बड़ा व्यक्ति भी डर सकता था। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था, अतः तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो गई थी। किसने खींचा था पेड़ पर? सॉरी, यासुकी चान ने नहीं खींचा था। तोतो चान ने यासुकी चान को ऊपर खींचा था। वह बहुत खुश था। तोतो चान भी अपनी इच्छा पूरी होने के कारण बेहद खुश थी। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। उन्हें सभी पेड़ गीत गाते लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? उन्हें सभी पेड़ गीत गाते लग रहे थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। वास्तव में यह उसके लिए अपूर्व अनुभव था, यानी ऐसा अनुभव जो उसने पहले कभी नहीं किया था। यह थे इस पाठ का सार। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, अपूर्व अनुभव पाठ में किन 2 बच्चों की कहानी है? तो किन 2 बच्चों की कहानी है? जापानी बच्चों की कहानी है। कौन कौन से जापानी बच्चे थे? एक थी तोतो चान और दूसरा था यासुकी चान। कौन था दूसरा? यासुकी चान। तोतो चान कौन थी? जो तेत्सुको कुरियानागी। अपूर्व अनुभव पाठ के लेखक कौन हैं? कौन है अपूर्व अनुभव पाठ के लेखक? तेत्सुको कुरियानागी। तोतो चान किसे अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है? तोतो चान किसे अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है? यासुकी चान को। यासुकी चान को क्या शारीरिक समस्या थी? तो क्या थी? हमने अभी पाठ में पढ़ा, यासुकी चान को पोलियो था। तोतो चान ने किससे झूठ बोला था कि यह यासुकी चान के घर जा रही है? तो किससे बोला था? अपनी माँ से बोला था। अगला प्रश्न है, तोतो चान यासुकी चान को कहाँ मिलती है? घर में, स्कूल में, पुल में या फिर मंदिर में? कहाँ पर मिलती है? स्कूल में। तोतो चान यासुकी चान को लेकर कहाँ पहुँचती है? तो कहाँ पहुँचती है? अपने पेड़ के पास पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? अपने पेड़ के पास पहुँचती है। तोतो चान ने चौकीदार के छप्पर से क्या घसीट कर पेड़
के तने के सहारे लगा दिया। क्या खींची थी उसने? सीढ़ी खींची थी। तो चांद यात्रिकों को कैसे हंसाती है? तो कैसे हंसाती है? तरह तरह के मुंह बनाकर हंसाती है। तो चांद चौकीदार के छप्पर से किस प्रकार की सीढ़ी लाती है? तो कैसी लाती है? तिपाही सीढ़ी लेकर आती है। कैसी सीढ़ी लेकर आती है? तिपाही सीढ़ी। प्रश्न अगला जो पाठ है हमारा वो है रहीम के दोहे। क्या है? रहीम के दोहे। आइए शुरू करते हैं। रहीम के दोहे। कवि परिचय करेंगे हम पहले। अब्दुल रहीम खाना का जन्म 1556 में। रहीम कौन थे? अकबर के टाइम के हैं ये रहीम, जो अकबर के खाना थे। बैरम खां उनका जो लड़का था वो था रहीम। उसका नाम क्या था? रहीम। तो कौन थे रहीम? अकबर के शासनकाल में रहीम हुआ करते थे। अब्दुल रहीम खाना जिनको बुलाया जाता था का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में बैरम खां के घर में हुआ था। किसके घर में हुआ था? बैरम खां के घर में, जिन्होंने अकबर का पालन पोषण किया था। आपका बचपन से ही दरबार से संबंध रहा, इसी कारण आप पढ़ाई लिखाई और अस्त्रों शस्त्रों से जुड़े गए थे। आपने संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में अच्छी योग्यता प्राप्त की थी। किसने? अब्दुल रहीम खाना ने, यानी रहीम ने। युवावस्था में अकबर के दरबार में सेना पद को सुशोभित करते हुए भी आप कविता किया करते थे। किसके दरबार में थे ये? अकबर के दरबार में। किस पद पर थे? सेनापति के पद पर। अकबर के दरबार में इन्हें सम्मान, धन और दोनों ही प्राप्त थे, सम्मान भी और धन भी। आप दानी स्वभाव के जीव थे, अतः याचक को यथेच्छ दान देकर संतुष्ट करना अपना कर्तव्य समझते थे। तुलसीदास के ये परम मित्र थे। कौन थे रहीम? तुलसीदास के परम मित्र थे। जहांगीर के समय में इनकी दशा बिगड़ गई। इनकी संपत्ति को राज्याधिकार में ले लिया गया और इन्हें पद से हटा दिया गया था। सन 1626 में आपकी मृत्यु हो गई। किसकी? रहीम की। अब रहीम की जो रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं? रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रहीम रत्नावली, भाषिक वर्ण भेद, सदनाष्टक तथा रास पंचाध्यायी, इन सबको रहीम ग्रंथावली में संकलित किया गया है। कहाँ किया गया है इन सबको संकलित? रहीम ग्रंथावली में। आइए अब करते हैं रहीम के दोहे। पहला जो दोहा है वो है कही रहीम संपत्ति सगे। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, यानी जो सगे संबंधी रूपी संपत्ति सगे, यानी जो हमारे सगे संबंधी होते हैं। कौन होते हैं? सगे संबंधी, यानी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। रूपी संपत्ति यानी कि जो धन है उनके रूप में अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है, यानी बनत बहुरीत यानी बहुत बहुरीत। यह कैसे बनती है? अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है, यानी जो हमारे सगी संबंधी रूपी जो हमारा धन है, जो हमारी संपत्ति है, वो कैसे बनती है? बनत बहुत बहुरीत, यानी बहुत ही अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। विपत्ति कसौटी से कसे, यानी जो व्यक्ति मुसीबत के समय की जो मुसीबत के समय की जो कसौटी होती है, जे कसे यानी उस पे खरा उतरता है। विपत्ति यानी जो मुसीबत होती है, विपत्ति क्या होती है? मुसीबत की कसौटी, यानी जब हम पर मुसीबत आती है उस समय में उसका जो समय होता है उसकी कसौटी में खरा उतरता है। तेई सांचे मित, यानी वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है, यानी जो हमारी विपत्ति के समय सहायता रूपी कसौटी पर खरा उतरता है। यानी जब हम पर कोई विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, जब वह हमारी सहायता करता है तो ही वह कैसा होता है? तो ही वह हमारा सच्चा मित्र होता है। यह था इसका पहला दोहा। अगला दोहा है जाल परे जल जात बही, यानी जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है, जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है
तजी मीनन को मोह, तो यानी जो जल है वो उसी समय मीनन यानी कि मछली का मोह, यानी वह मछली के मोह को त्याग देता है। कौन? जल। यानी जब जाल को मछली पकड़ने के लिए जब जल में डाला जाता है तो क्या करता है जल जल्दी से मछली का मोह जो है वो छोड़ देता है, यानी मछली का मोह छोड़ देता है। तजी मैंने छोड़ना। रहीमन मछली नीर को, तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जो मछली है वह नीर से प्रेम करती है, यानी जो मछली है वो नीर से प्रेम करती है। तो न छोड़ती छोह, और वह जो मछली जो है नीर को यानी पानी को नहीं छोड़ती है, जल्दी से अलग नहीं होती है, क्योंकि मछली जो है पानी से यानी जल से प्रेम करती है, वह उसका त्याग नहीं कर पाती है, यानी वह जल से तऊ न छोड़ती छो, यानी जल से अलग होते ही वह मर जाती है। परंतु जल जो है जैसे ही मतलब जाल को जल में यानी पानी में डाला जाता है तो वह मछली का मोह को त्याग देता है, यानी छोड़ देता है और जाल से बाहर निकल जाता है। यानी मछली जो है जल से सच्चा प्रेम करती है। सच्चा प्रेम वही होता है जो प्रेम के लिए अपना जीवन मिटा देता है। अगला जो दोहा है वो है नंबर 3। दोहा है तरवर फल नहीं खाते हैं, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, यानी तरवर यानी जो पेड़ हैं वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं, फल कभी नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, और जो सरवर यानी कि जो तालाब है वह अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं यानी पर काज यानी दूसरों के काम, यानी दूसरों की भलाई के लिए। परकाज क्या होता है? परोपकार, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए, यानी परकाज हित मैंने भलाई। संपत्ति सींचहि सुजान, यानी दूसरों को भला करने के लिए जो अपना सब कुछ दे देते हैं वो कौन होते हैं? वो ही सज्जन होते हैं। कौन होते हैं? सज्जन, यानी कि बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। सज्जन व्यक्ति यानी दूसरों के हित के लिए अपनी सारी संपत्ति को जो ये धन उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है उसको भी दूसरों की भलाई के लिए लगा देते हैं, यानी सब कुछ अपना दूसरों का भला करने के लिए दे देते हैं। अगला जो दोहा है दोहा नंबर 4। थोथे बादर कवार के, अगला पहरा है यानी अगला दो है थोथे बादर कवार के। थोथे क्या होता है? यानी थाली बिना पानी के, सॉरी, थोथे बादर कवार के। अब थोथे क्या होता है? यानी कि जो थाली होती है बिना पानी के, थाली बिना पानी के। कवार क्या होता है? यानी कवार का जो महीना होता है। थोथे बादर कवार के जो रहीम छहरात, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जैसे कवार के महीने में आकाश में छाने वाले बादल, कवार के महीने में आकाश में छाने वाले बादल यानी कि थोथे बिना पानी के यानी खाली होते हैं जो बादल, उसी प्रकार जो रहीम छहरात भी बिना आवाज़ के मतलब बिना पानी के क्या करते हैं? गड़गड़ाहट करते हैं। जो रहीम छहरात धनी पुरुष निर्धन भये, यानी जो धनी पुरुष हो जाते हैं, जो धनी पुरुष होते हैं निर्धन भये, गरीब हो जाने पर भी करे पाछली बात, यानी अपनी पिछली बातों को ही याद करके घमंड की बातें बोलते रहते हैं। जैसे कि कुमार के महीने में जो बादल होते हैं, जो बिना पानी के जो बादल होते हैं वो भी गड़गड़ाहट उत्पन्न करते रहते हैं, यानी कि आवाज़ करते रहते हैं। ऐसे ही जो धनी पुरुष जो कि बाद में निर्धन गरीब हो जाते हैं वो क्या करते रहते हैं? अपनी पिछली बातों को याद करके क्या करते रहते हैं? अभिमान करते रहते हैं, यानी कि घमंड करते रहते हैं। अगला जो दोहा है दोहा नंबर 5 और जो कि लास्ट दोहा है, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे।
पहला प्रश्न है, रहीम ने अपने दोहे में किसके बारे में बताया है? नीति के, वीरता के, श्रृंगार के, पाखंड के। तो किसके बारे में बताया है? नीति के विषय में बताया गया है। रहीम के दोहे किसने लिखे हैं? खुद रहीम जी ने ही लिखे हैं। जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करे वह क्या कहलाता है? वह सच्चा मित्र कहलाता है। समाज में सगे संबंधियों की संपत्ति कितने प्रकार की रीतियों से बनती है? अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। अगला प्रश्न है, मछली पकड़ने के लिए जाल को कहाँ डाला जाता है? तो कहाँ डाला जाता है? जल में डाला जाता है। मछलियों के प्रति मोह छोड़कर जल शीघ्र ही कहाँ से निकल जाता है? जाल से निकल जाता है। मछलियाँ किसके प्रति प्रेम को त्याग नहीं पाती हैं? तो जल के प्रति प्रेम को त्याग नहीं पाती हैं। मछलियाँ जल से होकर क्या हो जाती हैं? मछलियाँ जल से अलग होकर मर जाती हैं। मछली जल से कैसा प्रेम करती हैं? सच्चा प्रेम करती हैं। कैसा प्रेम करती हैं? सच्चा प्रेम करती हैं। सज्जन किसके लिए धन इकट्ठा करते हैं? परोपकार करने के लिए, यानी दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं। अगला प्रश्न है, सज्जन व्यक्ति दूसरों का भला करने के लिए अपना क्या दे देते हैं? अपना सब कुछ दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अपना सब कुछ दे देते हैं। कौन सा कार्य करते हुए मानव को जीवन जीना चाहिए? परोपकार, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए जीवन जीना चाहिए। दोहे में कवि ने किस मास का चित्रण किया है? दोहे में कवि ने किस मास का चित्रण किया है? कवार माह का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? दोहे में कवि ने कवार माह का चित्रण किया है। जैसे थोथे बादर कवार के, जिसमें ये लाइन आई है। अगला प्रश्न है, कवि ने कवार मास की तुलना किससे की है? आकाश में छाने वाले बिना पानी के बादलों से की है। कवार मास के थोथे बादल कवार के। अमीर के गरीब होने की तुलना किससे हुई है? अमीर के गरीब होने की तुलना किससे की है? कवार मास से की है। जैसे उसके पास पानी नहीं होता है फिर भी वह गरजता रहता है बादल, तो उसी प्रकार अमीर भी गरीब होने पर अपना घमंड नहीं छोड़ता है। तो कौन से मास से की है? कवार के मास से की है। तो अगला जो हमारा पाठ है वो है कंचा। कौन सा है? कंचा। कंचा के जो लेखक हैं वो है टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन का लेखन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। पद्मनाभन जी का जन्म 1931 में केरल के कन्नौर जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल के कन्नौर जिले में। ये एक गरीब परिवार से थे। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। कौन से थे? चौथी संतान थे। इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माँ तथा बड़े भाई ने इनकी देखभाल की थी। इन अपने स्कूल के दिनों में पद्मनाभन एक बहुत सजग राजनीतिक छात्र थे। अपने इसी गुण के कारण इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया। इन्हीं रचनाओं में मानवता का आदर्श रूप देखने को मिलता है। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। तो यह था टी पद्मनाभन जी का लेखक परिचय है। अब कर लेते हैं इस पाठ का सार। कंचा कहानी में, कंचा जो पाठ है उसके विधा क्या है? वह यह एक कहानी है। श्री टी पद्मनाभन ने बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंचा कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। किसके पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था? नीम के पेड़ की। वह मन ही मन शियार कोए की कहानी का मजा ले रहा था। कौन सी कहानी का? शियार और कोए की कहानी। कहानी में चतुर शियार कोए के मुंह से निकले रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गया तो वह जोर से हंसा। वह चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? अलमारी में कांच के जार। उसकी नज़र बिस्कुट चॉकलेट जार को छोड़ उस जार पर पड़ी जिसमें कंचे थे। किस जार पर पड़ी? जिसमें कंचे थे। कंचे सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे? कंचे सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे। कंचे के जार को देख कल्पना में खो गया। कौन खो गया? अप्पू। उसकी कल्पना में वह जार इतना बड़ा हो गया जिसके अंदर वह खुद भी समा गया। बाद में बहुत देर तक दुकान पर खड़ा कंचों को ही देखता रहा। कंचे लेना चाहता था लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही वह दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर सबसे पीछे बैठा उसकी कक्षा के मित्र सबसे पीछे बैठा, यानी जब उसे देर हो गई तो कक्षा में वह कहाँ बैठा? सबसे पीछे बैठा। उसकी कक्षा के मित्र रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे थे। यानी उसके मित्र कौन कौन थे? रामन, मल्लिका और अम्मू। और किसके मित्र थे ये तीनों? अप्पू के। उसका एक
मित्र जॉर्ज था। क्या था? जॉर्ज था, जो कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। अप्पू कक्षा में अपनी ही कल्पना में खोया हुआ था। वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? रेलगाड़ी का। मास्टर जी बार बार अपनी बेंत को मेज पर मारकर रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे थे। किसके बारे में पूछ रहे थे मास्टर जी? रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे थे। किंतु अप्पू अपने में ही खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचों वाला शीशे का जार दिख रहा था। वह सोच रहा था कि वह जार के आने पर उसके साथ मिलकर खेलेगा। इतने में ही उसे एक चाक का टुकड़ा आ लगा। किसका टुकड़ा आ लगा उसे? एक चौक का टुकड़ा। वहाँ वह खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर डांटने लगे। क्यों? क्योंकि वह कंचों के सपने में खोया हुआ था। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि उसका ध्यान कहीं और था, और उन्होंने अप्पू से पढ़ाए गए पाठ के बारे में पूछा। या तो हमारे साथ भी हुआ करता था, वही कई बार खो जाते थे तो तब क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता था। अप्पू उनसे डरकर कांपते हुए जवाब देने लगा कि कंचा। क्या जवाब दिया? यानी जो जिसके ध्यान में वह मग्न था वही उसके मुंह से निकला। क्या निकला? कंचा। ये सुनकर कक्षा में सब बच्चे सहम गए, यानी डर गए। उसके जवाब को सुनकर मास्टर जी आग बबूला हो गए। क्या हो गए मास्टर जी? आग बबूला हो गए। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर भी दरवाजे से झांक कर देखने लगे। सब बच्चे अप्पू का मजाक उड़ाने लगे। बेंच पर खड़ा अप्पू अभी भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। किसके बारे में सोच रहा था? कंचों के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर कंचे खेलेगा। यानी मास्टर जी ने उसे खड़ा कर दिया था, पर अभी भी क्या सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर ही कंचे खेलेगा। जॉर्ज के साथ दुकानदार के पास जाएगा और वहाँ से घंटा समाप्त करेगा। मास्टर जी अपना घंटा समाप्त करके चले गए। अप्पू अभी भी यही सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाए। मास्टर जी ने सब बच्चों को फीस भरने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा? मास्टर जी ने फीस भरने के लिए कहा। सभी बच्चे अपनी फीस भरने के लिए क्लर्क के पास चले गए। मास्टर जी के कहने पर अप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने चला गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। अधिकतर बच्चे फीस दे चुके थे, लेकिन अप्पू अभी भी किसके बारे में सोच रहा था? कंचे के बारे में। उसके मन में अभी भी हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे घूम रहे थे। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। कहाँ पर आ गए? कक्षा में। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। कौन घूमता रहा? अप्पू। मोड़ पर एक दुकान देखकर वह चला गया। वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। अपनी फीस में से 1 रुपया 50 पैसे के उस दुकानदार से उसने क्या खरीद लिए? कंचे। यानी फीस में से कितने पैसे उसने खर्च कर दिए? 1 रुपया 50 पैसे। दुकान वाला पहले तो उसे देख घबरा गया कि यह सोचकर कि यह बच्चा कई बच्चों के लिए कंचे खरीदने आया होगा। उसे दे दिए कंचे। खरीद कर अप्पू मन में खुश होकर फिर घर की ओर चल दिया। कितने रुपए के कंचे खरीदे? 1 रुपया 50 पैसे के। यह सोच रहा था कि शायद पूरा जार उसे मिल जाता। रास्ते में उसने कंचों की पोटली खोली तो सारे कंचे रास्ते में बिखर गए। अब वह उन्हें चुनने लगा, यानी एक एक करके उठाने लगा। अपनी किताबें बाहर निकालकर वह कंचे बस्ते में डालने लगा। इस कार्य को देखकर रास्ते में आता हुआ कार वाला भी खुश हुआ। कौन खुश हो गया? कार वाला। अब अप्पू बस्ता पीठ पर लगा तथा किताबें हाथों में लेकर अपने घर आया। क्यों? क्योंकि बैग में उसने क्या डाल लिए? कंचे। वह बरामदे में स्लेट कापी फेंक अपनी माँ के गले लग गया। बस्ते में इतने सारे कंचे देख उसकी माँ हैरान हुई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से ये कंचे खरीद लाया। माँ ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ? यह कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब दुनिया में नहीं रही थी। अप्पू ने अपने बस्ते से खुश होकर आंवले जैसे सुंदर सुंदर कंचे निकाल कर दिखाए। उसे खुश देखकर उसकी माँ भी हंस पड़ी। यानी उसकी बहन का क्या नाम था? मुन्नी, जो कि क्या हो गया था? अब दुनिया में नहीं रही थी। यह था इस पाठ का सार। आप कर लेते हैं इसके प्रश्न। कंचा नामक रचना किस प्रकार की विधा है? यह एक कहानी है। कंचा कहानी के लेखक कौन है? टी पद्मनाभन है। क्या है? टी पद्मनाभन। लेखक ने कहानी में किसका वर्णन किया है? बाल मनोविज्ञान का। किस पर आधारित है कहानी? बाल मनोविज्ञान पर। अप्पू किनकी कहानी का मजा ले रहा था? सियार और
कोए की कहानी का। कहानी में सियार को क्या कहा गया है? चतुर, मूर्ख, क्रोधी या फिर लालची। क्या कहा गया है? चतुर, क्योंकि वह रोटी लेकर भाग गया था किसकी? कोए की। कोए के मुंह से क्या निकला था? कोए के मुंह से क्या निकला था? रोटी का टुकड़ा निकला था। क्या निकला था? रोटी का टुकड़ा। कोए की कहानी का मजा कौन ले रहा था? कौन ले रहा था? गीदड़, शियार, चीता या फिर सांप? कौन ले रहा था? सियार ले रहा था। कंचे किस रंग के थे? कैसे थे? सफेद रंग के गोल कंचे, आंवले जैसे गोल कंचे। कंचे किसके समान देख रहे थे? गोल बड़े आंवले जैसे। कंचे के जार को देखकर कौन कल्पना में खो गया? सियार खो गया। स्कूल में देर से जाने के कारण कौन सबसे पीछे बैठा था? अप्पू बैठा था। कौन बैठा था? अप्पू। अप्पू के मित्रों के क्या नाम थे? क्या क्या नाम थे अप्पू के मित्रों के? अप्पू के मित्रों के नाम थे रामन, यहाँ पर लिखा हुआ रामन, मल्लिका और अम्मू। अगला प्रश्न है, अप्पू का कौन सा मित्र कंचे का अच्छा खिलाड़ी था? कौन सा मित्र था? जॉर्ज। कौन था? जॉर्ज। अप्पू कक्षा में क्या कहाँ खोया हुआ था? कल्पना में, खेल में, फिल्म में, कहाँ पर खोया हुआ था? कल्पना में। कक्षा में मास्टर जी कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? रेलगाड़ी का। कक्षा में बैठे हुए भी अप्पू को क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था? कंचों वाला जार दिख रहा था। कक्षा में चौक का टुकड़ा अप्पू को किसने मारा था? किसने मारा था? मास्टर जी ने मारा था। किसने मारा था? मास्टर जी ने मारा था चौक का टुकड़ा। किसको मारा था? अप्पू को मारा था। मास्टर जी ने अप्पू से किसके बारे में पूछा? पिछले पाठ के बारे में, अगले पाठ के बारे में, पढ़ाए गए पाठ के बारे में। किसके बारे में पूछा था? पढ़ाए गए पाठ के बारे में। अप्पू ने डरकर कांपते हुए क्या उत्तर दिया? कंचा, यानी जिसकी वह कल्पना कर रहा था वही शब्द उसके मुंह से निकला। क्या निकला था? कंचा। तो यह था आज का हमारा अंतिम प्रश्न और अंतिम पाठ। आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।